हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही बना है। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर गौरव शर्मा। ही इज़ एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च एट ग्लोब कैपिटल। गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार गीति जी, थैंक यू एंड अ लवली डे टू हैव यू। जब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं 26,000 के आंकड़े के, और निफ्टी इस समय 100 अंकों पर, 103 अंकों पर 25,978 का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए, और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पे इस समय बना हुआ है। करीब 300 अंकों की मजबूती है। 58,568 का लेवल है। दोनों ही इंडाइसेस पे अब आपका व्यू क्या है? गीतू जी, हरा रंग बाजार में वापस आया है, सबको हतोत्साहित करता है, सबको खुशी देता है। 26,000 के आंकड़े के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लगभग 300 से कम अंक रह गए हैं नए हाई बनने के लिए। बैंक निफ्टी ने नया हाई दोबारा एक बार बनाया है, अभी पीछे भी क्रिएट किया था, आज भी उस चीज को और आगे बढ़ाया है। मूड माहौल काफी अच्छा है, और मैं पूरी तरीके से उम्मीद कर रहा हूं, जैसे बैंकेक्स ने पिछला रनअप लीड किया था, आई थिंक अपकमिंग रनअप में भी बैंकेक्स लीड करेगा। उसके साथ साथ जो अच्छा सपोर्ट अभी करंटली मिल रहा है वो मेटल शेयरों से मिल रहा है। आज के दिन की बात करें तो स्पेसिफिकली तो रियल एस्टेट स्टॉक्स ने भी परफॉर्मेंस कुछ स्टार्ट किया है। एंड जो अंडरडॉग्स रहे हैं, जो कॉन्ट्राबैट्स रहे हैं, दे हैव आल्सो प्लेड इन वेल। मैं फार्मा और आईटी की बात कर रहा हूँ। आईटी ने सरप्राइज किया है, और मैं उस सरप्राइज एलिमेंट से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। और आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 2 क्वार्टर्स में आईटी के साथ भी और परफॉर्मेंस आएगी, एंड सिमिलरली फार्मा एज वेल। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में एशियन पेंट सबसे ऊपर है, करीबन 4% का इजाफा। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। उसके बाद कुछ ब्रोकिंग हाउसेस ने इनके टारगेट्स बढ़ा दिए हैं, उसके चलते एक अच्छा रुझान। आईसीआईसीआई बैंक में बहुत दिनों के बाद, एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट है। 2.25% का इजाफा है। इंडिगो भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। 5920 का लेवल है। हिंडाल्को में तेजी है। 811 का लेवल है। 2% ऊपर कामकाज करते हुए। जियो फाइनेंशियल, एल&टी, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, कुछ अन्य काउंटर्स जहां 1 से ज़्यादा परसेंटेज का इजाफा जो है इस समय देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को आपके स्क्रीन पे डे हाई पे कामकाज करते हुए। और गौरव सर ने मेटल्स की भी बात की है। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। टाटा स्टील के नतीजे ठीक ठाक ही रहे, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम है। नैल्को के नतीजे बहुत खूब रहे, और वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा, और स्टॉक जो है वो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों के ऊपर कामकाज करते हुए। तो मेटल्स में आपको क्या पसंद है गौरव सर? तो ये हिंजिंग का शेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे भी। 500 के आंकड़े के लगभग आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है। 480 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 540 के लिए इस पे बेट किया जा सकता है। ये मैं नियर टर्म की ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मध्यम अवधि से लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जाए तो भी स्टॉक में काफी जान लगती है। 575 से 600 का आंकड़ा मैं इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आने वाले 6 से 8 महीने में आ जाना चाहिए। बॉटम फॉर्मेशन क्लियरली है, कंसोलिडेशन हो चुका है, ब्रेकआउट अवेटेड है, तो हिंजिंग पे हम बेट लगा सकते हैं। साथ ही साथ में हिंडाल्को भी हमारी रेंज में है, और जिंदल और जेएसडब्ल्यू स्टील पे हमने अपना बुलिश व्यू ऑलरेडी बना ही रखा है। हिंजिंग हम फ्रेश एडिशन की तरफ कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है, उनका नाम दीपक है। वो पूछते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर पे आपका व्यू क्या है, साथ में एनएफएल और चंबल फर्टिलाइजर्स पे, दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति? जनरली ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस रहता है फर्टिलाइजर स्पेस पे। थोड़ा हम इसके अंदर पॉजिटिविटी इंपैक्ट आते देखते हैं जब ये बजट का समय नजदीक आता है। उसके अलावा देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा सदाबहार सेक्टर नहीं कहूंगा जिसको कंसिडर किया जा सकता है। चंबल फर्टिलाइजर की जहां तक बात की जाए तो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देयरफॉर यहां से मीडियम अवधि के लिए हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं 445 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। एनएफएल की जहां तक बात है तो उसकी भी लगभग परफॉर्मेंस इनलाइन ही है, और साइडवेज ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 84 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर इसे बाय करें, दैट इज 102 102 के ऊपर निकलता है तो ही कंसिडर करें, अदरवाइज इसे अवॉइड करें। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो रिजवान पटेल का है। वो पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। एक है मार्क्सन्स फार्मा,
100 शेयर्स है उनके पास, 190 के भाव पे लिया है। दूसरा है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, 50 शेयर है, 670 के भाव पे लिए है। मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज होल्ड करूं या निकल जाऊं? मार्क्सन फार्मा में पोजीशन होल्ड कीजिए, कंसोलिडेट होके अब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ शेयर चल रहा है। 220 से 240 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आने वाले 2 से 4 महीनों में। दूसरा शेयर इनका टीवीएस मोटर्स है, राइट? टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे हैं। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 13% से ज्यादा की तेजी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार करंट लेवल्स पे भी फॉर्मेशन लग रही है। उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा लंबी समय का व्यू रखें। एक नए चाल के लिए तैयार हो रहा है ये क्लियरली शेयर। बहुत लंबा इसका कंसोलिडेशन चला, जिसका ब्रेकआउट 475-80 की रेंज से मिला और 670-80 750 तक ये शेयर गया। अब जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा उसके अंदर मुझे पूरी उम्मीद है ये शेयर 800 का आंकड़ा छूना चाहिए, तो इसमें भी होल्ड की सलाह रहेगी। ओके, बहादुर सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं बीईएल पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। बीईएल शेयर में मैनिपुलेशन हो रही है, इस पर रिसर्च करिए। क्या आपको कोई मैनिपुलेशन दिखती है सर? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस प्रकार की आई थिंक मैनिपुलेशन की वो चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही इनकम्प्लीट सा सवाल उन्होंने उठाया है, पर बीईएल पे आप अपना नजरिया बताइएगा। यस, मैं अपना एक बेसिक व्यू शेयर करता हूं। पहली चीज, अमंग द डिफेंस स्पेस बीईएल हमारे लॉन्ग टर्म पिक्स का हिस्सा है, तो हमारा एक नेचुरल बुलिश बायस इस स्टॉक की तरफ है। हम अभी भी उसे मेंटेन करते हैं। हमारे क्लाइंट्स की इसके अंदर पोजीशन हो सकती है, तो मैं एक जनरल डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। उच्चतम स्तरों के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई भी गिरावट मिले तो इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें, थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू रखें तो ज्यादा बेहतर ये रिटर्न्स निकाल के देने की क्षमता रखता है ये शेयर। अब मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने अपनी जो पोजीशन बनाई है बहादुर जी ने, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बनाई है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से बनाई है तो 400 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस ले लें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो फाइनेंशियल्स को हम स्टडी करते हैं, उसमें स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं है, तो अपनी पोजीशंस वैसे भी बनाई जा सकती हैं इन लेवल्स पे भी। ओके, मोहम्मद अरशद का सवाल है, वो पूछते हैं रेडिंगटन इंडिया के बारे में। रेडिंगटन के इनके पास 302 के भाव पे शेयर लिए हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से आपका क्या राय होगी शॉर्ट टर्म? सिंस ये शॉर्ट टर्म है तो पहले तो मैं उन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 285 का क्लोजिंग बेसिस पे। कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है उनका बाइंग प्राइस, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस स्टॉक को होल्ड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में 325 का आंकड़ा आपको मिल जाना चाहिए, पॉसिबली दिस मंथ इटसेल्फ। ओके, तो आप होल्ड करिए अरशद जी इस स्टॉक को। अगला सवाल जो है वो है दीपक का, वो पूछते हैं ड्यू टू वेरी नेगेटिव रिव्यूज ऑन एशियन पेंट्स फ्रॉम ऑल द एक्सपर्ट्स, आई सोल्ड इट एट अ मच लोअर लेवल, ऑल्दो ओनली अंशुल सर वाज गिविंग हायर टारगेट्स। ओके, एशियन पेंट्स के बारे में बात करते हैं गौरव सर। एशियन पेंट्स के नतीजे ठीक ठाक रहे, उसके बाद कुछ ब्रोकिंग हाउसेज ने इस स्टॉक को टारगेट्स बढ़ा भी दिए हैं और अब 3000 के ऊपर के आंकड़े जो है वो इस स्टॉक में एज अ टारगेट निकल के आ रहे हैं फ्रॉम द फंडामेंटल साइड। टेक्निकल साइड पे एक अच्छा मूव हम इस स्टॉक में देख चुके हैं, एक अच्छा पुल बैक पोस्ट 2 to 3 years ऑफ कंसोलिडेशन। अब इस स्टॉक पे क्या करना है? आई थिंक उनके पास अब पोजीशन है नहीं। सवाल शायद में ये कहीं नहीं था कि वो बाय करना चाहते हैं या नहीं। सवाल में ये है कि यहाँ से ट्रेंड कहाँ है। हाँ, तो सी सिचुएशन रिमेन्स द सेम फॉर द पेंट इंडस्ट्री। नया कंपटीशन आएगा, नए प्लेयर्स आ रहे हैं। अब कौन सा प्लेयर उसके अंदर कैसा परफॉर्मेंस देगा, कितना मार्केट शेयर ले पाएगा, वो तो वक्त बताएगा। यहाँ जो गिरावट देखने में मिली थी वो गिरावट एक आउटकम था कि एक लंबे समय तक जो अंडर परफॉर्मेंस चलती आई थी एशियन पेंट के शेयर में, लगभग 2 से 3 साल उसने एक रेंज में बिता दिया। एंड आई थिंक इवन द लार्जर ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रेफर्ड टू शाय अवे। और उसके बाद जब बड़े प्लेयर्स की इसी सेम इंडस्ट्री में आने की खबरें आनी शुरू हुई, दैट वाज द रीजन व्हाई the larger players even preferred
ऑफलोडिंग देयर पोजीशंस और वो देखने को मिला। रिजल्ट्स अनुमान से बेहतर रहे हैं, कंसिडरिंग एक लंबा चलता हुआ मॉनसून सीजन जिसके अंदर जो आउटर वॉल्स की सेगमेंट जो होता है उसका परफॉर्मेंस डीपली हिट होता है, साथ ही साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लोग अवॉइड करते हैं। तो पूरे नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर एक एक्सटेंडेड मॉनसून देखा गया जिस वजह से इम्पैक्ट एक रहा। कंसिडरिंग दैट इसने इस तरीके के नंबर्स पोस्ट किए हैं, वो एक पॉजिटिविटी का वजह बनी है कि अगर ये चीज नहीं होती है वुड इट बीन अ नॉर्मल मॉनसून सिचुएशन तो परफॉर्मेंस और बेहतर आती। अब गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा उछाल इसके अंदर आ चुका है। फ्रैंकली ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे आए तो ही कंसिडर करें और वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंसिडर करें। आई एम स्टिल नॉट वेरी मच ऑफ ओपिनियन अभी किस तरीके से पेंट इंडस्ट्री आगे 1-2 सालों में बनेगी, आई डू नॉट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट। और दीपक सर को एक बात समझनी होगी कि जब ट्रेंड नेगेटिव है तो कोई भी आपको खरीदने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि तब फंडामेंटल्स भी कंपनी के थोड़े बहुत दिक्कत में थे बिकॉज ऑफ द न्यू प्लेयर्स एंटरिंग द मार्केट शेयर खो रहा था कंपनी। अब थोड़ी बहुत कंसोलिडेट की उन्होंने पोजीशन, नई स्ट्रेटजीज अपनाई हैं तो उनके फंडामेंटल्स थोड़े सुधरते दिख रहे हैं, तभी आपको इन लेवल्स पे अब हमने एक अच्छी रिकवरी भी देखी। रिकवरी के टाइम पे भी कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही थी। अब सो ट्रेंड चेंजेस विद टाइम, आई मीन वन हैज़ टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल सेम नहीं रहते हैं। दिक्कतें थी, दिक्कतों से कंपनी उभरी है और अब जो है वो ट्रेंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव लगता है ऑन द फंडामेंटल साइड, और टेक्निकल साइड आपको सर ने समझा ही दिया है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और कमलेश जी का सवाल है और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज खरीदना हो सर तो कौन से प्राइस पे एंटर करना चाहिए? आज ये स्टॉक हरे निशान में कामकाज कर रहा है और इसके लेवल्स मैं आपको बता देती हूँ, 15,500 के आसपास है, करीबन 1.5% का इजाफे के साथ ये कामकाज करते हुए आपकी स्क्रीन पे भी है। तो इस पे क्या करना है गौरव सर? डिक्सन टेक ऑलरेडी अच्छे लेवल्स पर आ गया है। निवेश के लिए जो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस में नरमी आए तो वो नरमी आ गई। 8,000 के ऊपर के भाव पे कुछ ही समय पहले ट्रेड कर रहा था, करंटली 15,500 पे है। जो रिवर्सल आया है वो भी लगभग 14,500 जो इसका सपोर्ट जोन था उसके पास से आया है। आई थिंक उन्हें करंट लेवल्स पे अपनी पोजीशन लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी इस पे। ओके दीपक जी, जिन्होंने एशियन पेंट्स के सवाल पूछा था उन्होंने एक और सवाल आपसे पूछा है। उनके पास रेलटेल कॉप के शेयर है 100 शेयर्स एट 365 और MGL 20 शेयर्स एट 1300 रुपीज एंड इन्फीबीम 500 शेयर्स एट 18 रुपीज 50 पैसा। अब नाउ ही इज आस्किंग शुड ही होल्ड और बुक लॉस एंड शिफ्ट टू टाटा मोटर्स PV और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल? रिटेल होल्ड करना चाहिए उनको। रेलवे की स्टोरी शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है। 2 से 3 साल का कम से कम व्यू रखें। कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रियलाइजेशन होने में समय लगता है। ये भी एक लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड स्टोरी है इंडिया का रेलवे सेक्टर। पोजीशन को अपनी होल्ड रखें। सेकंड शेयर कौन सा पूछा मैम उन्होंने? MGL महानगर गैस। करेक्ट। महानगर गैस से चाहे तो वो अपनी पोजीशन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है गैस सेंट्रिक शेयर्स में, वेदर इट इज IGL और MGL जो कि कुछ अबव नॉर्मल परफॉर्मेंस ये पोस्ट कर पाए। तो देयरफॉर चाहे तो अपना निवेशक अमाउंट इससे निकाल के आप टाटा मोटर्स कमर्शियल एंड PV में बराबर बांट सकते हैं। ओके और इन्फीबीम भी